हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दिस इज़ द 8th वीडियो ऑफ एकलव्य बुक सीरीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ हरियाणा लाइक हरियाणा ग्राम सचिव पटवारी एंड अदर इम्पोर्टेंट एग्जाम्स। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मराठा व दक्कन राज्य में भू राजस्व व्यवस्था, इसके द्वारा अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQs हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो यहाँ पर बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें करने हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, मराठा शासनकाल में पड़ोसी राजाओं से वसूले गए कुल उत्पादन का 1/4 हिस्सा कहलाता था। तो मराठा शासनकाल में जो पड़ोसी राजाओं से जो वसूला गया उत्पादन का 1/4 हिस्सा था उसको चौथ कहा जाता था। सो आंसर इज चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मराठा और दक्कन राज्य में मापने की एक छड़ जो 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी थी कहलाती थी, तो उसको काठी कहा जाता था। तो आंसर इज काठी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मराठा या दक्कन राज्य में राज्य भूमि जिसको शासकीय भूमि भी कहते थे कहलाती थी, तो उसको कहा जाता था भंडार वड़ा या मुआमला। सो आंसर इज भंडार वड़ा या मुआमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मराठा या दक्कन राज्य में सेना नायकों को सेना के रख रखाव के लिए दी जाने वाली भूमि कहलाती थी। तो ऐसी भूमि जो सेना नायकों को सेना के रख रखाव के लिए दी जाती थी वो होती थी असरा या मोकामा। सो आंसर इज असरा और मोकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मराठा या दक्कन राज्य में वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसको कहते थे, तो वो कहलाती थी जागीर या सरंजाम। सो आंसर इज जागीर या सरंजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मराठा या दक्कन राज्य में राजस्व मुक्त भू अनुदान भूमि कहलाती थी, ये होती थी मान्य या इनाम। तो ऐसी भूमि जिस पे कोई राजस्व कर नहीं लगता था यानी कि राजस्व मुक्त भूमि थी, तो उसको मान्य या इनाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मराठा या दक्कन राज्य में राजस्व वसूल करने वाला मध्यम श्रेणी का अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये था कमाविसदार। सो ऐसा अधिकारी जो कि मध्यम श्रेणी का था और राज्य में राजस्व वसूल करता था, तो आंसर इज कमाविसदार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मराठा काल में दानाबंदी को क्या कहा जाता था? तो आंसर इज कनकूत। तो मराठा काल में जो दानाबंदी थी उसको कहते थे कनकूत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मराठा या दक्कन राज्य में प्राप्त पैतृक भूमि या संपत्ति कहलाती थी, तो इसको कहते थे मिरासी। नोट यहाँ पर क्या है कि जो मिरासी है वो अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद हमारे पास कुछ जो है टर्म्स है जिसमें भागवत का मतलब होता है मराठा या दक्कन राज्य में जो वर्ड है भागवत का मतलब होता है बगीचा भूमि। जियारत का मतलब होता है खेती की भूमि। माल और जिहात का मतलब है कि भू राजस्व कर। शायर महाल का मतलब होता है राजस्व क्षेत्र, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ से राजस्व प्राप्त हो सकता है। चुकन मतलब सीमा शुल्क। उसके बाद अधमाधमम, तो अधमाधमम जो है वो है गर्म बलुई सूखी मिट्टी जिसको एक तरह से बंजर भूमि भी कहा जाता था। मिरासी था किसानों के भूमि पर अधिकार, जो कि पैतृक भूमि या पैतृक जो संपत्ति थी वो थी मिरासी। उसके बाद पुरपत्यागार, ये था ग्रामीण स्तर पर राजस्व संग्राहक, यानी कि राजस्व को संग्रहित करने वाला ग्रामीण स्तर पर जो व्यक्ति था, दैट इज पुरपत्यागार। तरफ या करियत, ये परगने की छोटी इकाई को तरफ या करियत जो है कहा जाता था। पगोड़ा, ये था दक्कनी जो है स्वर्ण मुद्रा, दक्कन में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको कहते थे पगोड़ा। रुका जो था वो मराठा तांबे की मुद्रा जिसका वजन 1/4 तोला होता था, और 40 रुका मतलब था 1 टका। सो ये था तांबे की मुद्रा जिसका वजन कितना था 1/4 तोला, यानी कि तोले का 1/4 हिस्सा। टका क्या था? 1 रुपये का 1/4 अंश, तो यही सेम मीनिंग ही है इसका, 1 रुपये का 1/4 अंश। उसके बाद मराठा या दक्कन राज्य में गांव का प्रमुख आनुवंशिक अधिकारी कहलाता था, तो ये था पटेल। तो गांव का जो मेन आनुवंशिक अधिकारी था वो होता था पटेल। पटेल का प्रमुख कार्य राजस्व वसूल करना और केंद्र का हिस्सा राजकोष तक पहुंचाना था। तो उसका मेन काम यही था कि वो राजस्व को इकट्ठा करता था और जो केंद्र का हिस्सा था वो राजकोष तक पहुंचाता था। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई है, आइए इनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है अयगार प्रणाली।
तो आयगार प्रणाली यह एक प्रकार की सामाजिक आर्थिक प्रणाली थी जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में कर्नाटक क्षेत्र में हुई थी। इसका अर्थ यह था कि कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं के संदर्भ में ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति उद्यमियों के एक वर्ग द्वारा होती थी और जिनका भुगतान सकल कृषि उत्पाद के अंश में होता था, जिसे अयम कहा जाता था। यानी कि पुराने टाइम में क्या था कि ग्रामीण जनता की कुछ आवश्यकताएं होती थी, कुछ वस्तुएं, कुछ सेवाएं उनको चाहिए होती थी और उसके बदले में जो उद्यमी थे तो वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते थे और उसके बदले में उसका जो भुगतान था वो कृषि उत्पाद के एक अंश के रूप में किया जाता था और जिसको अयम कहा जाता था, और ऐसी प्रणाली आयगार प्रणाली कहलाती थी। नेक्स्ट है बलूता प्रणाली। तो यह आयगार की तरह ही एक प्रणाली थी जो मध्यकाल के दौरान पश्चिम भारत और दक्कन में प्रचलित थी। तो ये पश्चिम भारत और दक्कन में जो प्रणाली प्रचलित थी आयगार की प्रणाली की तरह ही, तो ये थी बलूता प्रणाली। जजमानी प्रणाली यह विशेष ग्रामीण परिवारों में निर्धारित अधिकारों एवं दायित्वों की परस्पर प्रणाली थी। तो इसमें क्या था, जो ग्रामीण परिवार थे उनमें अधिकारों और दायित्वों के लिए जो प्रणाली प्रचलित थी वो थी जजमानी प्रणाली। बलूतेदार क्या होते थे, महाराष्ट्र के गांवों में ग्रामीण सेवकों को बलूते या फिर बाहरा बलूते या फिर बलूतेदार कहा जाता था। जो ग्रामीण सेवक होते थे वो थे बलूतेदार। नेक्स्ट इज महाल। इस राजस्व इकाई का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया जाता था। तो यानी कि एक राजस्व इकाई थी जिसमें बहुत सारे गांव मिले होते थे। सो अब हमारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। आइए इनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो सरंजामी जो प्रथा थी वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित। तो आंसर इज ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवाजी सरदेशमुखी वसूल करता था। तो ये वसूल करता था 1 दहाई की दर से। सो आंसर इज ऑप्शन सी, 1 दहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। तो ये था पटेल। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौथ क्या था। तो चौथ जो है ये पड़ोसी राज्यों में शिवाजी द्वारा लगाया गया कर था। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो कथन देख लेते हैं। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, बिल्कुल सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, सही है, नगद होगा ये। काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, तो बिल्कुल सही है। जमींदार को अपने हल्के में राजस्व वसूली की अनुमति थी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मराठों का प्रथम विस्तृत इतिहास लिखने वाला इतिहासकार था। तो ये था ग्रांट डफ। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवाजी मंत्रिमंडल में आय या व्यय का लेखा जोखा रखने वाला जो राजस्व मंत्री था वो होता था अमात्य। ऑप्शन सी इज राइट। तो ऐसा व्यक्ति जो लेखा जोखा रखता था वो था अमात्य। सो ऑप्शन सी इज राइट। सो इस वीडियो में यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs होते हैं कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था। सो यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों ने कई तरह की जो भू राजस्व व्यवस्था है वो स्थापित की थी डिफरेंट कंडीशंस को लेकर। तो सबसे पहले है जागीरदार प्रणाली। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बड़े सामंतों को जो आवंटित भूमि थी वो थी जागीरदार प्रणाली। यानी कि जो बड़े बड़े सामंत थे उनको जो भूमि दी जाती थी तो उस प्रणाली को कहा जाता था जागीरदार प्रणाली। नेक्स्ट इज रैयतवाड़ी प्रणाली। अंग्रेजों के शासनकाल में जो उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि को जो रैयतवाड़ी प्रणाली है उस नाम से जाना जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले पहले जो अधिकारी थे अंग्रेज अधिकारी टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड व एलिफिस्टिन थे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग में लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत की सर्वाधिक भूमि जो कि 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। यानी कि सबसे बड़ी जो प्रणाली थी अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली वो थी रैयतवाड़ी प्रणाली। यह व्यवस्था कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी और अंग्रेजों द्वारा इसे 1820 में भारत में लागू
किया था। सो यहाँ ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो 1820 में इसको लागू किया था और लगभग 51% टोटल भूमि पर यही प्रणाली जो है वो लागू की थी। और उसके बाद अगर हम बात करें महालवाड़ी प्रणाली, ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था, जो ग्राम्य स्तर पर जो व्यवस्था थी उसको महालवाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको लागू करने वाले अंग्रेज अधिकारी होल्ट, मैकेंजी व मार्टिन बर्ड थे। मार्टिन बर्ड व होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी प्रणाली को लागू किया था। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में लागू किया। इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत में लागू किया गया था। इसमें गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग और मराठों के अधिकृत प्रदेश व पंजाब में इसे लागू किया गया था। सो ये था हमारा महालवाड़ी प्रणाली। उसके बाद है जमींदारी प्रणाली। अंग्रेजों के शासनकाल में मालगुजारी के इजारेदारों अथवा जो तहसीलदार थे उनको भूमि आवंटित की गई थी और उसको जमींदारी प्रणाली का नाम दिया गया था। यानी कि जो मालगुजारी को इकट्ठा करते थे या उसका पूरा प्रबंधन करते थे जैसे कि तहसीलदार, तो उनको जो भूमि दी जाती थी वो थी जमींदारी प्रणाली। यहाँ पर कुछ नोट भी दिया हुआ है। मुगल काल या अंग्रेजों से पहले जमींदारी शब्द का प्रयोग इलाके के प्रधान के लिए किया जाता था। इसका भूमि पर राजस्व वसूली का वंशानुगत अधिकार होता था। इस भूमि को वतन जागीर कहा जाता था। तो अंग्रेजों से पहले जो जमींदारी शब्द है उसका मतलब था कि किसी इलाके का प्रधान और जिसका भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था कि वो उस भूमि पर राजस्व इकट्ठा कर सकता था और इसी भूमि को वतन जागीर कहते थे। वतन जागीर को सबसे पहले साम्राज्य में मिलाने का प्रयास मुगल शासक औरंगजेब ने किया था। जिन क्षेत्रों में जमींदार नहीं होते थे उन क्षेत्रों को रेती किसानों के अधिकार क्षेत्र कहा जाता था। जब प्रशासन अपने प्रतिनिधियों से राजस्व वसूल करवाता था तो उसे कुल राजस्व में से कुछ हिस्सा जमींदारों को देना पड़ता था, जिसे मालिकाना या संपत्तिगत अधिकार कहा जाता था। और गुजरात में जमींदार के इस दावे को बंठ या वंठ कहते थे। सो जमींदारों के भी कुछ दावे होते थे कि उनको जो है कुछ हिस्सा राजस्व का जमींदारों को देना मतलब ज़रूरी है, जिसको बंठ या वंठ कहा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त भी अंग्रेज़ों द्वारा जो है मतलब उनको पूरे टाइम जो है जो लगान है वो या राजस्व जो है वो देना होता था। तो ये था स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ज़मींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी समझौता था, जिसे बंगाल में 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू कर दिया गया था। इस व्यवस्था में जमींदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाता था और इस व्यवस्था में जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई थी। सो ये था कि एक निश्चित राशि पर भूमि देना ताकि जो उसके उत्तराधिकारी है उनको भी जो राजस्व है वो स्थापित हो जाए, उनका उस पर स्वामित्व हो जाए। जमींदारों को एक निश्चित राशि जो है एक निश्चित समय को सूर्यास्त के पहले चुकानी पड़ती थी, नहीं तो उनकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी। यानी कि इसमें उत्तराधिकारी को स्वामित्व हो जाता था लेकिन उसको जो है जो परमानेंट उसको राजस्व देना पड़ता था, और अगर वो नहीं करता था ऐसा तो उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। और इस कानून को सूर्यास्त कानून भी कहते थे। सो ये था अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जब करने वाले हैं, आइए शुरू कर। सर क्वेश्चन नंबर 1 इज ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो ब्रिटिश काल में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी तीनों ही व्यवस्थाएं थी लेकिन दहसाला व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली को निम्नलिखित में से किससे अधिक लाभ प्राप्त हुआ? तो ये हुआ जमींदारों से। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त किया था 1793 में। ऑप्शन बी इज राइट। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो लागू की गई 1820 में। ऑप्शन सी इज राइट 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू करी गई थी? तो पहली बार जो महालवाड़ी प्रथा है वो 1822 में लागू की गई थी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से ज़िले जो है वो शामिल थे स्थायी बंदोबस्त में। सो इसमें से सारे के सारे सही थे, सारे के सारे जो ज़िले थे वो शामिल थे। सो ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सो ये है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्टिन बर्ड को, ऑप्शन ए इज राइट, मार्टिन बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी कि 51% पर जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई थी तो वो कौन सी थी? तो वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगाने या भू राजस्व का कितने प्रतिशत जो कर है वो राज्य को देना होता था? तो ये था 89%, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति दे दी गई थी? तो ये थी 1833 में, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि की उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया जो कर है भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा कराता था, यह कथन किसका था? सो ये कथन था आर.सी. दत्त का, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था? तो ये कहाँ पर लागू गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमेलित कीजिए। सो ये जो है हमारे पास दिया हुआ है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर इससे संबंधित व्यक्ति है। रैयतवाड़ी से संबंधित व्यक्ति रीड, कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एलिफिस्टिन है। महलवाड़ी से संबंधित होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड है। सो यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन इज राइट, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें सुमेलित ही करना है। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, जो बड़े सामंतों को भूमि आवंटित की जाती थी वो थी जागीरदार प्रणाली। मालगुजारी के हजारेदारों या तहसीलदारों को जो भूमि दी जाती थी उसको कहते थे जमींदारी प्रणाली। उप किराएदारों पर जो है किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने या उपहार देने या विक्रय करने के जो अधिकार है वो उसके सहित जो किसानों को आवंटित भूमि थी तो वो थी हमारे पास रैयतवाड़ी। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। तो ग्रामीण स्तर पर जो भू राजस्व बंदोबस्ती थी वो थी महलवाड़ी। सो हमारे पास ऑप्शन जो है पहले का पहला हो जाएगा, सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतीहर को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? तो आंसर हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर जमींदारों के ऊपर विश्वास किसानों का था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो ये बिल्कुल सही है, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसीलिए जमींदारों ने जो पट्टे हैं वो जारी नहीं किए थे। ऑप्शन बी इज राइट, बाकी सब रॉन्ग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सो यहाँ पर कथन देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया गया, बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी में जो है रैयतों से लगान निश्चित किया गया, बिल्कुल सही है। महलवाड़ी में प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल या जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई। सो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो 1 2 और 3 बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महलवाड़ी व्यवस्था में लगान का निर्धारण किस पर आधारित था? सो ये था हमारे पास जो है अनुमान पर आधारित था, ऑप्शन बी इज राइट। महलवाड़ी व्यवस्था में जो लगान का निर्धारण था वो अनुमान पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत हिस्सा शामिल था? तो ये हिस्सा था 51%, रैयतवाड़ी में 51% जो है हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत में के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जो है स्थायी भूमि बंदोबस्त में शामिल था? तो ये था 19%, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ऑप्शन सी इज राइट, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी होता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी होता था कृषक, ऑप्शन
ए इज़ राइट। जो किसान था वही भूस्वामी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 12 महल से लागू किया गया। यह स्थान कहाँ पर है? तो ये स्थान है तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंगोर व गोल्ड स्मिथ द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किया गया। तो कब सुधार किया गया? सो बिल्कुल आंसर ए सही है। 1836 के बाद जो है वो सुधार इसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भू राजस्व का निर्धारण पूरे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किए जाने वाली व्यवस्था कहलाती है। सो ये व्यवस्था है महलवाड़ी। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था कौन सी है? तो दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में भू राजस्व प्रणाली है। तो भारत में भू राजस्व प्रणाली जो है वो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा विकसित प्रणाली। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैयतवाड़ी व्यवस्था है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था है भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? सो महलवाड़ी व्यवस्था जो है 1833 के 9th रेगुलेशन में जो है शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31 सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने के लिए लगाए गए जो कर है उसका क्या नाम था? सो ये था सरचार्ज। ऑप्शन डी इज़ राइट। सरचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरकार द्वारा किसी विषय पर मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित दस्तावेज को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाइट पेपर। ऑप्शन डी इज़ राइट। वाइट पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्पावधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। सो इसे कहते हैं आभासी लगान। ऑप्शन सी इज़ राइट। आभासी लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता है वेलला। ऑप्शन ए इज़ राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 उत्तरी भारत में गांव का प्रधान कहलाता था। तो उत्तरी भारत में गांव का प्रधान था ग्राम भोजक। ऑप्शन ए इज़ बी इज़ राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज तमिल क्षेत्र के संदर्भ में उणवार थे। तो तमिल क्षेत्र के संबंध में उणवार थे साधारण हलवाहे। ऑप्शन डी इज़ राइट। साधारण हलवाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तमिल में भूमिहीन मजदूरों और दासों को क्रमशः क्या कहा जाता था? तो ये कहलाते थे कड़ेसियार या अदिमई। ऑप्शन डी इज़ राइट। कड़ेसियार या अदिमई। और जो जिनके पास भूमि नहीं थी उनको कड़ेसियार, और जो बड़े भूस्वामी थे उनको जो वेलता जिनको कहा जाता है, उनके नीचे काम करने वाले लोग थे उनको जो दास होते थे उनको अदमियाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1793 में जमींदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैयत का अर्थ क्या है? तो रैयत का अर्थ होता है किसान। ऑप्शन बी इज़ राइट। किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब कुछ किसान इकट्ठे होकर कृषि करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं सरकारी कृषि। ऑप्शन ए इज़ राइट। सरकारी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41 इनमें से कौन सी राजस्व जमींदारी व्यवस्था की विशेषता है? तो जमींदारी व्यवस्था की विशेषता जो है जमींदार भूमि का स्वामी होता है। जमींदार द्वारा अपनी भूमि गरीब किसानों को कृषि करने के लिए देता है। जमींदार किसानों से लगान इकट्ठा करके सरकार को देता है। तो उपरोक्त सभी जो है राइट है। तो आंसर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महलवाड़ी प्रथा में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो भूमि का स्वामी जो है किसान होता है, क्योंकि गाँव होता है पूरा, क्योंकि पूरा जो गाँव है वो सामूहिक रूप से यहाँ पर खेती करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महलवाड़ी प्रथा में लोगों से लगान कौन इकट्ठा करता है? तो नंबरदार जो है लगान इकट्ठा करता है। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जमींदार उन्मूलन की क्या विशेषता थी? सो जमींदार उन्मूलन की विशेषता थी बंजर भूमि सरकार के हाथों में आ गई। जमींदार को उनकी भूमि का मुआवजा दिया गया। मुआवजा नकद व किस्तों में दिया गया। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कौन सा भूमि सुधार किया गया था? सो स्वतंत्रता के पश्चात जो है यहाँ पर सारे के सारे जो भूमि सुधार है वो किए गए थे। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार हुआ था। जमींदार प्रथा का खात्मा हुआ था। भूमि के स्वामित्व की सीमा तय की गई थी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा वर्ग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है? तो आंसर इज छोटे किसान, पूंजीपति किसान, सज्जन किसान और उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। सारे के सारे जो किसान हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्ग है किसानों के वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस व्यक्ति को डैश कहते हैं जिसने रिटायर होने के पश्चात अपना पैसा कृषि में लगा दिया हो? तो ऐसे किसान को कहते हैं सज्जन किसान। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश किसान उस समूह का सदस्य होता है जो कृषि कार्यों में इस तरह पूंजी निवेश करता है ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सो ये होता है सज्जन किसान। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 49, बागान मालिकों द्वारा अपनी खेती ज़मीन पर खेती करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता था निज। ऑप्शन सी इज़ राइट, अपनी ज़मीन पर खेती करना निज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें देख लेते हैं थोड़े ये ऑप्शंस। तो यहाँ पर रैयत का मतलब होता है किसान, महाल का मतलब होता है कि पूरा जो ग्राम समूह है, ये राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई होती थी। निज क्या है? बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती। और रैयती क्या है? रैयतों की ज़मीन पर खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी मिली थी? ये मिली थी 1765। ऑप्शन सी इज राइट, 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था यहाँ पर 1793 में। ऑप्शन ए इज राइट। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महालवाड़ी बंदोबस्त 1822 में किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवाड़ी जो बंदोबस्त है वो 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट, होल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, मुद्रा व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो मुद्रा व्यवस्था और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं, उसको लागू किया गया था दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल में रैयतों का नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल में रैयतों का नील जो विद्रोह है वो प्रारंभ हुआ था मार्च 1859 में। ऑप्शन सी इज राइट, मार्च 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल मालिकों के लगान वसूली करने वाले एजेंट कहलाते थे। तो ये होते थे गुमास्ते। ऑप्शन बी इज राइट, गुमास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैयतों को कम से कम कितनी ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी? तो ये करनी होती थी कम से कम 25%। ऑप्शन सी इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, भूमि के स्थायी बंदोबस्त पर किसानों का क्या बुरा प्रभाव पड़ा? ऑप्शंस हैं हमारे, अधिकतर किसान कर्जे में जकड़े गए, बहुत से किसानों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अधिकतर किसान जो है कर्जे में जकड़े गए स्थायी बंदोबस्त की वजह से, और कुछ को पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ये किया गया जमींदारों के साथ। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमदारी बंदोबस्त केस में वर्धमान का राजा कौन था? तो वर्धमान का राजा था तेज चंद। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, किसानों से रैयत या राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार का एक अधिकारी जो गांव में राजस्व वसूली के लिए आता था, उसको कहा जाता था, तो ये होता था अमला। ऑप्शन सी इज राइट, अमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तरी बंगाल में जोतदारों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ये था हवलदार, गांटीदार, मंडल, उपरोक्त सभी। तो इन अन्य नामों से जो है उत्तरी बंगाल के जोतदारों को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दामिन ई कोह नामक भूभाग जो कि राजमहल की तलहटी के सीमांकन के बाद अधिक भू राजस्व एकत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने किसे बसाया था? यहाँ पर ऑप्शन है संथालों को, पहाड़ी लोगों को, और नेक्स्ट हमारा है गोरों को या जमींदारों को। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संथालों को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संथाल लोग जो है खेती के लिए इस्तेमाल करते थे, तो ये इस्तेमाल करते थे यहाँ पर हल का। ऑप्शन सी इज राइट, हल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64, पहाड़िया लोग झूम खेती के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते थे? तो पहाड़िया लोग जो है वो कुदाल का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन बी इज राइट, कुदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज, अंग्रेजों के लिए निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था। तो ये राजस्व में वृद्धि के लिए, निर्यात के लिए फसल उगाना, और स्थायी एवं सुव्यवस्थित। ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हल और कुदाली के बीच की लड़ाई थी। हल और कुदाली के बीच की लड़ाई थी यहाँ पर पहाड़ी लोगों और संथालों के बीच की लड़ाई। ऑप्शन ए इज राइट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। एक बार ये देख लेते हैं, हैलरिस जिसको हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसको कहा जाता है। हरियाणा में इस परियोजना का उद्घाटन 1 नवंबर 2003 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री OP चौटाला ने सिरसा से किया था। अब इसका नाम बदलकर web.helris कर दिया गया है। यह एक भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट है। हैलरिस की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। OP चौटाला ने 1 नवंबर 2003 को इसका उद्घाटन जो है किया था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।